आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक को लेकर इन दिनों जो खबरें आ रही हैं वो समाज के लिए चिंताजनक है। लेकिन कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर किसी चीज़ का कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो उसका सकारात्मक तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो इस्तेमाल होने जा रहा है और इसका फ़ायदा सीधे बच्चों को मिलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के डायरेक्टर राजेश शर्मा जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हिमाचल प्रदेश एक बड़ा राज्य और पढ़ाई के मामले में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य रहा है। अब सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए किस तरह बच्चों को फ़ायदा होने वाला है और जो ये नए केंद्र की शुरुआत की गई है, आसान भाषा में हम समझना चाहेंगे कि केंद्र क्या है और बच्चों को किस तरह इसका फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने विद्या समीक्षा केंद्र का जो है वो उद्घाटन किया है। और विद्या समीक्षा केंद्र हमें भारत सरकार का जो समग्र शिक्षा के तत्वाधान में जो स्कीम है उसके तत्वाधान में ये बनाया गया है। और जैसा आपने कहा कि हिमाचल किसी समय अग्रणी रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे भिन्न राय रखता हूँ कि 90 के दशक में और 2000 के शुरुआत में भारत नेक टू नेक केरला के साथ रहा। हम पहले और दूसरे स्थान पर निरंतर रहे। उस समय जो हमारे अमर्त्य सेन जो नोबेल लॉरेट हैं, उन्होंने एक बुक लिखा, एक जीन ड्रेजी जो फ्रेंच राइटर है, उनके साथ इंडिया एंड डेवलपमेंट। और उस बुक में हिमाचल के शिक्षा पे एक चैप्टर जो था वो पूरा लिखा गया। तो इतना सुनहरा समय हिमाचल के लिए शिक्षा में रहा, लेकिन अब निरंतर गिरावट हुई है। 22-23 के जो नैस का सर्वेक्षण है उसके मुताबिक हम 22वें स्थान पे चले गए हैं। और जो हमारा पीजीआई इंडिकेटर्स हैं वो भी ये सुजेस्ट करते हैं कि हम 18वें स्थान पे चले गए हैं। तो ये 20 सालों में जो निरंतर गिरावट आई है उसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। और उस विश्लेषण के लिए जो आज जिस चीज़ को विद्या समीक्षा केंद्र बना है, उस विश्लेषण के लिए ये विद्या समीक्षा केंद्र जो है माइलस्टोन साबित होगा हिमाचल के लिए। ये ना कि हमें इंसाइट देगा कि क्या ऐसे कारण हुए हैं जिसकी वजह से हम निरंतर पिछड़ते चले गए शिक्षा के क्षेत्र में, अपितु हमें ये भी आगे रास्ता दिखाएगा कि हम किस तरह से अग्रसर हो सकते हैं। इसमें 3 मुख्य जो पहलू हैं वो ये हैं कि इसमें जो हमारे छात्र और छात्राएं जो कि सेंट्रल पॉइंट होता है एजुकेशन का, उनको लेकर के और इस डिवाइसेस के थ्रू, इस माध्यम के थ्रू वो कैसा कर रहे हैं, वो किन चीज़ों में वो कमज़ोर हैं, क्योंकि एक आम राय होती है। तो जो जैसे आपने कहा कि शुरू में जो आपने अभी कहा कि जो टेक्नोलॉजी है वो टू सोर्ड होती है, तो इसमें अभी हमने कुछ विश्लेषण किया। हमें पाया गया कि जो हमारा लिटरेचर है इंग्लिश और हिंदी, हम ये सोचते थे कि उसमें हम ठीक हैं हमीरपुर ज़िला में, और हम गणित में ठीक नहीं हैं। लेकिन जब रिजल्ट निकले तो चौंकाने वाले थे। पता चला कि वहाँ पे हमारे बच्चे गणित में ठीक हैं लेकिन इंग्लिश और हिंदी में ठीक नहीं हैं। तो वो मूल्यांकन इसी वजह संभव हो पाया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि इसके मूल में है विद्या समीक्षा केंद्र में, तो छात्रों का, दूसरी तरफ ये असेसमेंट टीचर्स का भी करेगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं तो शिक्षकों को का जो पढ़ाना है या पढ़ाने का तरीका है या सामग्री है, उसमें कहीं ना कहीं पे प्रश्न चिन्ह उठते हैं और वो स्वाभाविक है। तो उसका भी ये विश्लेषण करेंगे। और साथ ही में हमारे जो ये ऐप्स हैं माननीय मुख्यमंत्री के पास होगी, उनके मोबाइल पे होगी, माननीय शिक्षा मंत्री के मोबाइल पे होगी। तो अगर उन्होंने किसी भी तरह का कोई डिसीजन पॉलिसी लेवल पे लेना है तो वो अपनी पॉलिसी डिसीजन के लिए उनको बहुत सारी बड़ी लंबी बैठकों के आयोजन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से डाटा को एनालाइज करके वो इस पे जो हैं डिसीजंस ले सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 केंद्र बिंदु हैं इसके। और मैं समझता हूँ कि हिमाचल में शिक्षा के क्षेत्र में हम चौथा राज्य बने हैं आज, जहाँ पे इसका विधिवत जो है वो शुरुआत हुई है। इससे पहले आंध्रा, उत्तराखंड और गोवा में ये हो चुका है। तो उस तरह से हमारे लिए ये आज ख़ास दिन है कि हिमाचल ने आज विद्या समीक्षा केंद्र का जो एक माइलस्टोन है उसका नींव रखा है।
सर, आपको क्या लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस तरह मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया, ज़्यादातर देखा जा रहा है कि नकारात्मक इस्तेमाल हो रहा है। सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि आए दिन फेक वीडियोज़ इस तरह से इस्तेमाल हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या ये क्रांति के तौर पर देखा जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को? और जो ये हम योजना लागू कर रहे हैं, जो केंद्र के साथ जोड़ रहे हैं, क्या चरणबद्ध तरीके से लागू हो रही है या फिर एक साथ पूरे प्रदेश को इसमें जोड़ा गया है? देखिए, ये आपने जो कहा ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या जो डिजिटल एजुकेशन या जो टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी है और उसके कहीं ना कहीं बेस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे शिक्षा में के स्तर में क्या वाकई में फ़ायदा हुआ है, उसका मूल्यांकन भी अपने आप में बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस चीज़ से भी नहीं नकारा जा सकता कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड वाइड जो है एजुकेशन पे यूज़ हो रही है और उसके वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत अच्छे परिणाम भी आए हैं। अब हम हिमाचल में समग्र शिक्षा के माध्यम से हम स्मार्ट क्लासरूम, आईसीटी क्लासरूम्स बनाए जा रहे हैं और उसमें हमने एक डेडिकेटेड एक पीएमयू बनाया है जो इस बात का भी ख्याल रखेगा, जो आपका कंसर्न है कि क्या डबल सोर्ड जो आपने कहा, उसका जो कंसर्न है आपका, वो पीएमयू इस चीज़ को देखेगा और मूल्यांकन करेगा हर साल कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की आने के बाद क्या गुणवत्ता में फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, और उसके मूल्यांकन के बाद ही हम उस ऑपरेशंस को, जो हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी को स्केल अप करने की बात है एजुकेशन सेक्टर में, वो हम निर्णय लेंगे। ग्रामीण इलाकों के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, टीचर्स हैं, क्या उन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि लाहौल स्पीति में बैठे, किन्नौर में बैठे एक बच्चे को ऐसा लग सकता है कि शिमला में एक सरकारी योजना की शुरुआत हो गई, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या उसको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा? नहीं, जैसे मैं बताऊं आपको, अभी हमारे भारत सरकार की एक टीम, क्योंकि भारत सरकार डिफरेंट जो हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स को विभिन्न राज्यों में भेजती है और वहाँ की शिक्षा का मूल्यांकन करती रहती है। तो अभी कोई 2 हफ्ते पहले भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी और जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइज़र भी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो लाहौल और कुल्लू का दौरा करके गए। तो मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में जो हैंडसेट्स हैं, आपके मोबाइल सेट्स हैं, वो हर एक बच्चे के पास है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी अछूती है, टेक्नोलॉजी वहाँ पे है। सिर्फ देखना इस बात का है कि क्या इस टेक्नोलॉजी के होते हुए और जो एक पुराना तरीका ब्लैक बोर्ड पे टीचिंग का था, उसके असर किस तरह से आ रहे हैं। कुछ चीज़ों पे तो मैं खुद भी अपने आप में कन्विंस्ड हूँ कि जैसे साइंसी सब्जेक्ट्स पर्टिकुलरली है, मान लो आप साइंस में हार्ट का कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं, तो अगर उसका मतलब उसका जो 3D डायमेंशनल व्यूज़ अगर क्लासरूम में डिजिटल डिवाइसेस के माध्यम से दिखाया जाए, आर्टरीज़ और वीन्स को डिजिटल माध्यम से दिखाया जाए और एक आप ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ उस हार्ट का एक चित्र बनाएं, तो जो बच्चों का रिटेंशन है वो 3D में ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ से हम नकार नहीं सकते, लेकिन ये भी देखना है कि क्या इंग्लिश में भी हमें इसकी ज़रूरत है, क्या हिंदी पढ़ाने में हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो उसमें किस तरह से सॉल्यूशंस हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हमारे को जो सामग्री होती है, पाठ्यक्रम सामग्री होती है, उसको हम किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, वो भी देखने का। एक सवाल का जवाब चाहूँगा, न केवल निदेशक के तौर पर बल्कि एक शिक्षाविद के तौर पर भी। आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश बेहतरीन काम कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन क्या साक्षरता दर पर आगे बढ़ना, शिक्षा के स्तर से, ये दोनों बातें अलग अलग नहीं हो जाती? क्योंकि साक्षरता हम उसे मानते हैं जो अपना नाम लिखना जानता है, शिक्षा के स्तर पर लगातार गिरावट पहाड़ी राज्य में हो रही है, तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। बिल्कुल है। इसमें एक कारण जो मैं देखता हूँ वो 2008-9 में जब RTE आया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जब आया, और उसमें ये चीज़ कही गई कि किसी भी बच्चे को 1 किलोमीटर से दूर, पहले स्टैंडर्ड्स के लिए, नर्सरी स्टैंडर्ड के लिए, कोई भी बच्चा एक किलोमीटर से दूर ना जाए। तो धड़ाधड़ पूरे देश में जो है वो स्कूल खोलने शुरू हो गए और हमारे राज्य ने भी स्कूल खोलने शुरू हो गए। उसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो एक टीचर्स की भर्ती उस प्रपोर्शन में उन स्कूलों के लिए होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं है। तो ये बात आपकी सही है कि वो एक लिटरेसी प्रोग्राम तो हो सकता है कि उसको आ या अल्फ़ाबेट्स उसको आ गए, लेकिन उससे आगे
जिसको आप एक्चुअली एजुकेशन बोलते हैं, वो शायद बिकॉज वहाँ पे स्कूलों में उस प्रपोर्शन पे हमारे पास टीचर्स नहीं थे। तो अब ये भारत सरकार भी खुद देख रहा है, और इसी तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग लिया और उसमें हमारे शिक्षा के सेक्रेटरी भी थे, दोनों डायरेक्टर भी थे, और उन्होंने इस पे विस्तृत चर्चा करी। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम अब कंसोलिडेशन करने जा रहे हैं। 1100 स्कूल मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस होंगे, जिसमें प्राइमरी से लेके सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक वो एक ही हो जाएंगे, जो कि अभी फ्रेगमेंटेड है, साइलोस में है, तो उनके रिसोर्सेज भी साइलोस में हैं। अगर प्राइमरी स्कूल में प्रेयर हो रही होती है और हायर सेकेंडरी स्कूल का डिप्टी डायरेक्टर वहाँ निरीक्षण पे करने पे आता है, तो एक तरफ राष्ट्रीय गान चल रहा होता है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय गीत गा रहे होते हैं, राष्ट्रीय गान गा रहे होते हैं। तो उससे ये लगता है कि ये साइलोज हो गए। तो जो इंटीग्रेशन स्कूल के रिसोर्सेज का, टीचिंग का, टीचर्स का, प्लेग्राउंड्स का, डिजिटल लाइब्रेरीज़ का जो एक सदुपयोग पूरे प्राथमिक शिक्षा से लेकर के सीनियर सेकेंडरी तक होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं रुक गया है। तो ये अभी कारण आए हैं सामने, और इसका निवारण के लिए ही ये 1100 स्कूल माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिए, और हम लोगों ने वो 1100 स्कूल जो है चिन्हित कर लिए हैं। आप देखेंगे 1 या 2 महीने में ये नोटिफाई हो जाएंगे, और वहाँ पे कंसोलिडेशन का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि उसके जो परिणाम हैं वो सकारात्मक होंगे, और जो हमारा एक समय हम शिखर पे थे, हम वहाँ पे वापस आएंगे। सर, एक सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समग्र शिक्षा विद्या केंद्र से हटकर ये मैं समझना चाहूँगा, एक पहाड़ी राज्य का बच्चा जब यहाँ पर सरकारी स्कूल से पढ़कर निकलता है, उसे अवसर मिलता है कि वो जाकर चंडीगढ़ या फिर दिल्ली नौकरी करे। तुलनात्मक तौर पर हम लोग जो है वो मैदानी इलाकों के बच्चों से कुछ हद तक कम तरह के जाते हैं, और ये कॉन्फिडेंस की कमी बच्चों में आ भी जाती है। आपको क्या लगता है कि किस तरह से एक्सप्लोर किया जा सकता है बच्चों के लिए? ऐसी क्या योजनाएँ ला सकती है सरकार जिससे बच्चे कम से कम जब मैदानी इलाकों में जाए या फिर कहीं और नौकरी करने के लिए जाए, वो कॉन्फिडेंस की कमी उनमें ना हो? भारत सरकार इस बारे में पूरी तरह चिंतित है, और उसी तरह से राज्य सरकार भी चिंतित है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने जो हमारे लाइफ स्किल्स हैं, जिसकी वजह से जो ये कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, या आप जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स, वोकेशनल एजुकेशन, जितनी भी हमारी लाइफ स्किल्स हैं, जिससे कि जो कि बच्चों में मात्र इंग्लिश, हिंदी और गणित का ज्ञान ना हो कर के एक उसमें जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, एक एटीट्यूड का जो निर्माण है, वो हम उस लाइफ स्किल्स के माध्यम से करने जा रहे हैं। और ये जो हैं वो समग्र शिक्षा का उद्देश्य है। समग्र शिक्षा के माध्यम से हम इसको जो हमारी रूटीन एजुकेशन है उसके साथ उसमें जेल करने जा रहे हैं। सर, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे समग्र शिक्षा अभियान के डायरेक्टर राजेश शर्मा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि मौजूदा दौर जो है वो डिजिटल दौर है और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, इसका इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में हो, सकारात्मक तौर पर हो, इस बारे में राज्य सरकार विचार कर रही है, और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्त में इसके परिणाम बेहतर होंगे, हम यही सोचकर आपको फ़िलहाल के लिए यहीं पर छोड़ जाते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।